हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पाइथन के बारे में देखा था और पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था और पाइथन के फीचर्स, पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो सारा थ्योरेटिकल सेक्शन हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग सेक्शन और पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था, उस सेक्शन के अंदर हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन के साथ में पाइथन के अंदर जनरल बेस पर छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स देखी थी। और प्रोग्रामिंग केस में हमने आईओ फंक्शंस, इट मीन्स इनपुट आउटपुट, और पाइथन को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम पाइथन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पाइथन को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज़ देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान होगा कि अगर मैं पाइथन के टोकन से स्टार्ट करूँ या पाइथन में कैरेक्टर सेट वगैरह क्या होते हैं उनको स्टार्ट करूँ, तो उनको स्टार्ट करने से पहले एक जनरल बेस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है जो मैंने आज क्लास में पढ़ा चुका हूँ। उसमें एक टॉपिक आता है आईओ फंक्शंस। सबसे पहला टॉपिक आता है, उस टॉपिक को हम कहते हैं आईओ फंक्शंस। तो आईओ फंक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, बट इसको एक बार डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आईओ फंक्शंस का मतलब मैंने समझाया था कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली आईपीओ प्रोसेस होता है। उस आईपीओ प्रोसेस का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कि इट मीन्स कि जब आप किसी मशीन के अंदर वर्किंग करते हैं तो मशीन के अंदर सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि हमें मशीन के अंदर इनपुट को स्टोर करना है। इनपुट स्टोर होने के बाद सेकंड वर्क हमारा प्रोसेसिंग का होता है कि जो इनपुट आपने डाला है वो इनपुट इंटरनल जाके प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट या आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट आपके सामने शो होगा। तो इसी यहाँ पर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हर सिस्टम की अपनी मशीन की आईपीओ प्रोसेस चलती है। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कॉन्सेप्ट का यूज होता है। इसी टाइप से जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं कि प्रोग्राम्स के ग्रुप मिलकर हमारे लिए एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। और सॉफ्टवेयर का यूज हम इसलिए करते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकें। लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि उस प्रोग्राम के थ्रू हम यूज़र अपनी मर्जी से उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट डालेगा, और इनपुट जब मशीन में जाएगा तो इंटरनल जाने के बाद वो प्रोसेस होगा। इट मीन्स हाई से लो में कन्वर्ट होगा, और लो में कन्वर्ट होने के बाद वापस से वो प्रोसेस होकर रिजल्ट जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारे सामने शो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आज अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम के केस में सबसे पहला वर्क हमारा ये है कि हमें उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट को स्टोर करना है, और जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं उस प्रोग्राम को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जब ये इनपुट मशीन में जाएगा तो मशीन में जाने के बाद सेकंड वर्क हमारा प्रोसेसिंग का होगा। इट मीन्स डेटा इंटरनल जाके प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होने के बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो लो लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लो लेवल में कन्वर्ट होने के बाद इधर प्रोसेस होने के बाद जब वापस रिजल्ट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, आउटपुट जब हमारे सामने शो होगा तो आउटपुट हमें वापस से हमारे लैंग्वेज, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें शो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपने जो प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम के अंदर आपने इनपुट के बेस पर इनपुट का यूज किया। इनपुट डालने के बाद इंटरनल जाके वो प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट, जो आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटपुट हमारे सामने शो हो रहा है। तो प्रीवियस क्लास में हमको समझाया था कि जब हम किसी मशीन के अंदर या किसी प्रोग्राम के थ्रू रिजल्ट को शो करना चाहते हैं तो रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिससे एक्चुअली हम आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। कि किसी भी रिजल्ट या किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है, जिससे हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, जिससे कभी किसी यूजर ने क्रिएट नहीं किया है, वो पाइथन के अंदर इनबिल्ट आ रहा है। आपको सिर्फ उस फंक्शन का यूज में लेना है। किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसे हम एज ए आउटपुट फंक्शन कहते हैं। लेकिन इससे आउटपुट फंक्शन के अलावा मैंने आपको प्रीवियस क्लास समझाया था कि जब हम मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करते हैं तो इनपुट स्टोर करने के लिए जिस तरह से हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, उसी टाइप से अगर हम किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करना चाहते हैं, इनपुट डालना चाहते हैं, तो इनपुट स्टोर कराने के लिए, लोड करने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू या किसी प्रोग्राम में इनपुट स्टोर करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि इनपुट स्टोर करने के 2 प्रोसेस होते हैं या 2 वे होते हैं। उनमें किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या तो हम डिजाइन टाइम का यूज करते हैं या फिर हम रन टाइम का यूज करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के 2 तरीके होते हैं। उन 2 तरीकों में पहला तरीका जो होता है उस तरीके को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन,
और सेकंड जो वे होता है, सेकंड जो टाइप होता है उसे इनिशियलाइज करने का, उससे हम कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अभी रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता क्या है, डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको कुछ डेमोज या कुछ छोटे से छोटे प्रोग्राम समझाए थे, उन प्रोग्राम के बेस पर अगर मुझे सिंपल से 2 नंबर इनपुट कराने हैं और उन 2 नंबर्स को मुझे प्रिंट कराना है, तो 2 नंबर इनपुट करा के अगर नंबर को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर x एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास कर दिया। यहाँ मैंने y बनाया और y के अंदर मैंने यहाँ पर 200 पास कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर x को प्रिंट करा दिया। वापस से नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और y को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इस लाइन को कोड करता हूँ, तो ये जो मल्टीपल लाइन का जो ग्रुप है, इस मल्टीपल लाइन के ग्रुप को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इस मल्टीपल लाइन के ग्रुप को एक्चुअली मिलकर हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में 4 लाइनें हो रही है। इस 4 लाइन के अंदर ये जो 2 लाइनें आप लिख रहे हो, इन दोनों लाइनों को एक्चुअली हम इनपुट कहते हैं। जब इनपुट मशीन में जाता है तो मशीन में कोई प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर ये जो आउटपुट है, ये जो रिजल्ट x और y है, ये दोनों हमारे लिए आउटपुट शो कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को शो कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन इनपुट डालने के लिए हमने यहाँ पर x एक वेरिएबल बनाया, y वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर x और y जो बनाए जा रहे हैं, ये दोनों एक्चुअली एक वेरिएबल है, जिनके बारे में आज हम सीखेंगे या बताएंगे कि वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं या स्टोर करते हैं, जो इनपुट के लिए वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पर x नेम के वेरिएबल के अंदर 100 पास किया, y नेम के वेरिएबल के अंदर 200 पास किया। देन अंदर जाने के बाद प्रिंट x और प्रिंट y कर दिया। तो x के अंदर क्या प्रिंट पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो y के अंदर जाएंगे तो y में क्या पड़ा, 200 पड़ा हुआ, आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपने x और y के अंदर डायरेक्टली वैल्यू पास करा दी, इन x और y को डायरेक्टली इनिशियलाइज करा दिया, असाइन कर दिया। तो ये जो x और y यहाँ पर 100 और 200 को स्टोर कर रहे हैं, तो इन दोनों वेरिएबल को हम कहते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, वैल्यू पास करने के तरीके को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन के। इट मींस कि हम इन वेरिएबल के अंदर डिजाइन टाइम पे वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब इस पास स्टेटमेंट में ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक ये है कि हम यहाँ पर किसी भी इनपुट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर x ने 100 पास किया, y ने 200 पास किया, x और y को प्रिंट करा दिया, तो आंसर हमारे पास 200 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया। बट अगर मुझे इस वाले x के अंदर 1000 प्रिंट कराना है, तो यहाँ 1000 प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पर जाके 1000 को स्टोर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू को 100 की जगह 1000 कर देता हूँ, तो जैसे इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1000 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इस x और y को जब प्रोग्राम बनाया, डिजाइन किया या टाइप किया, तो टाइप करते समय ही, बनाते समय ही आपने इन वेरिएबल की वैल्यू को पास करा दिया। तो इन वेरिएबल को हम कहते हैं, इस तरह इस टाइप को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। जब प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो प्रोग्राम बनाते समय अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू पास कर दी जाती है, तो इस टाइप को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब इसे डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन के अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि कोई यूजर डिजाइन टाइम पे वैल्यू पास नहीं करना चाहता और किसी वेरिएबल के अंदर प्रोग्राम को रन कराते समय, जब उसे एक्सेस किया जा रहा है, उस समय अगर हमें वैल्यू पास करानी है, तो उसके लिए हम पाइथन का इनपुट फंक्शन के लिए सेकंड वे यूज में लेते हैं। उस टाइप को हम कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। के इट मीन जब प्रोग्राम बनाया जा रहा है या रन हो रहा है, रनिंग मोड पर, एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करानी है, तो उस टाइप को हम कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो किसी वेरिएबल रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो रन टाइम पर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन यूज में लिया जाता है। उस फंक्शन को हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। कि पाइथन में अगर रन टाइम पर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। अब इस इनपुट फंक्शन का मेन बेस ही होता है कि अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद इक्वल टू यहाँ पर इनपुट फंक्शन पास किया जाता है। इनपुट फंक्शन पास होने के बाद ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर आप वो मैसेज जनरेट कीजिए जो मैसेज आप देना चाहते हैं और कोई भी डेलिमिटर डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन जब यूज होता है तो उसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा जाता है इक्वल टू इनपुट फंक्शन का नेम, देन यहाँ वो मैसेज, अगर आप मैसेज नहीं देते तो कंपलसरी नहीं है। तो जैसे
इनपुट फंक्शन कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड करेगा और इस इनपुट फंक्शन को एक्सेस करेगा। तो इस इनपुट फंक्शन में जो आपने वैल्यू डाली है वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग का एक्सेप्ट करना मतलब ये हो गया कि हम ये जानते हैं कि आज हम जब वैल्यू स्टोर कराते हैं हाई लैंग्वेज के अंदर, तो वैल्यू हमारी अल्फाबेटिकल टाइप की भी हो सकती है या फिर वैल्यू हमारी नंबर टाइप की भी हो सकती है। तो अल्फाबेटिकल केस में हम ए से लेकर जेड, नंबर के केस में हम 0 से लेकर 9 का यूज करते हैं। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसके अंदर 10 भी डालेंगे तो ये वेरिएबल उसे 10 एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस 10 को एक्चुअल में स्ट्रिंग ही मान के चलेगा, एक अल्फाबेट मान के चलेगा। अगर आप यहाँ पर 10 डाल देंगे, वापस आप 10 डालेंगे, दोनों प्लस कराएंगे तो दोनों वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्केट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब इनपुट फंक्शन का यूज होता है तो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करता है। अब कैसे इसका यूज करते हैं उस चीज को हम समझते हैं। इसमें अगर आप किसी वेरिएबल को रन टाइम पे इनिशियलाइज करना चाहते हो, उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके सेकंड में डिफाइन करना चाहते हैं, तो सेकंड में डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जाके मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट, इनपुट के बाद यहाँ मैसेज पास कर दिया वैल्यू x। तो यहाँ लिखा y इक्वल टू इनपुट, यहाँ लिख दिया वैल्यू y। ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम बना। अब यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने x को प्रिंट करा दिया, वापस से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर y को प्रिंट करा दिया। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम चलेगा कैसे, तो जैसे ही कंपाइलर इस प्रोग्राम को चेक करेगा तो चेक करने के बाद सबसे पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल कराया। जैसे इनपुट फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर वैल्यू पूछी जाएगी, जो वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वो वैल्यू आप जो डालोगे तो वैल्यू किसमें चली जाएगी, इस एक्स में चली जाएगी। इस एक्स में जाने के बाद वापस से नीचे जाएगा, वापस जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वैल्यू इस वाई में चली जाएगी। वाई में जाने के बाद हमने एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये हो गई कि पहले वाले केस में हम यहाँ पर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 कर रहे थे, या फिर 100 और 200 कर रहे थे। तो यहाँ पर x के अंदर हमने वैल्यू जो डाली वो डिजाइन टाइम पे मैंने फिक्स कर दी कि जब प्रोग्राम बनाया जा रहा है और प्रोग्राम बनाते समय ही उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं उस चीज़ को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस वेरिएबल के अंदर डिजाइन टाइम पे वैल्यू पास नहीं करानी है, रन टाइम पे वैल्यू डालनी है, तो रन टाइम पे वैल्यू डालने के लिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया। तो जैसे ही प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम के चलने के बाद इस प्रोग्राम के इनपुट फंक्शन वैल्यू पूछेगा, तो जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो वैल्यू आप एक्स में स्टोर हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे एक्स के अंदर 10 डाला तो 10 स्टोर हो जाएगा। इनपुट फंक्शन में आपने 20 डाला तो इस वाई में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब नीचे से प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। तो इस तरह से हम इनपुट फंक्शन